नमस्कार, आप सबका यहाँ पर स्वागत है और खासकर एम्बेसडर हरदीप सिंह पुरी, खासकर मैं इनको एम्बेसडर इसलिए पुकारता हूँ क्योंकि आज ये मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इनका महत्वपूर्ण योगदान उस समय रहा जब ये संयुक्त राष्ट्र में थे। और आज TV9 नेटवर्क बहुत खुश है कि बिजी शेड्यूल के होते हुए भी वो यहाँ पर हमारे बीच आए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंक्लूसिव इंडिया की हम बात कर रहे हैं आज, लेकिन आई वांट टू बिगिन बाय आस्किंग यू दैट you've seen Prime Minister Narendra Modi as an insider and as an outsider as well, and you've served in different capacities in different governments as well. But as per you, does Prime Minister Narendra Modi represent the idea of an inclusive India? And how does he represent? We've seen the various schemes that he has come up with in the last 8 years, and you just, finished the 8 years recently. लेकिन हरदीप पुरी जी, आप हमें बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी एक आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आदित्य जी, पॉलिटिकल स्लोगन्स जो होते हैं, अब अगर आप उनको एनालाइज करिए, लेफ्ट, राइट, इंक्लूसिव, दीज बिकम बज़वर्ड्स। आप किसी भी सरकार का रिकॉर्ड देखें, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व भर में किसी भी देश में, तो एक पुराने जर्मन फिलोसोफर थे, हम इतिहास में दीपक बोरा जी भी बैठे हुए हैं, मेरे पुराने साथी सीनियर, उन्होंने कहा था कि जीनियस लाइज इन आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद अ प्रिंसिपल। व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? और इसमें मैं कहूं कि मैं राइट का हूं, मैं लेफ्ट का हूं, मैं सोशलिस्ट हूं, ये स्लोगन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ our existence, they have been adopted by different people. But let's look at the track record. What is the global atmospherics and what is happening in India? शुरू में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया, MDGs। उस समय भी मैं जब राजदूत था तो मैंने कहा था कि इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में एक फंडामेंटल फ्लॉ है। वो क्या है कि द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ दीज MDGs, ये इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड का जो थिंक टैंक है OECD, द थिंकिंग वाज डन देयर, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये MDGs वर प्रेजेंटेड ऑन अ टेक इट और लीव इट बेसिस। आप इंडिया, आपको ये करना है अगले 5 साल में, आपको ये करना है। And the MDGs were successful, frankly, because a large developing country, you can quarrel whether it's a developing country, now a $12 trillion economy, China made a great success. It lifted hundreds of millions of people out of poverty with some help from India, Nigeria, South Africa and others. जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात आई तो हमने ये कहा कि इनकी जो कंसेप्चुअलाइजेशन है हैज टू बी फ्रॉम ग्राउंड बॉटम अप। आपको स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ेगी। तो यूनाइटेड नेशंस ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए, उनकी फिलॉसफी क्या थी? टू द फारदेस्ट फर्स्ट, मोस्ट इंक्लूसिव। वो अडॉप्ट हुए शायद सितंबर 2016 में, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला मई 2014 में। उनकी जो केंद्रीय योजनाएं हैं, दे ऑल स्टार्टेड इन जून 2015, और जो SDGs ग्लोबली करना का उनका ऑब्जेक्टिव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन दैट इन जून 2015। मैं 2-4 आंकड़े आपको बता दूं। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि ये 2014 की अगस्त रेड फोर्ट स्पीच में कि मेरा सपना है कि by the time we celebrate the 150th birth anniversary of the Mahatma, India should be open defecation free. All the liberals, all the cynics,
ये कोई बात है रेड फोर्ट से करने के लिए? और आप आज देखें द सब जो हमारी केंद्रीय योजनाएं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो स्वच्छ भारत मिशन हैज बीन सक्सेसफुल. इंडिया इज ओपन डेफिकेशन फ्री in all states but one, also in 1 or 2 districts. प्रधानमंत्री आवास योजना, उन्होंने कहा कि मेरा यह सपना है कि 2022 तक हर एक भारतीय नागरिक, वो जहां पे भी रहता हो, रहती हो, उनके सर के ऊपर एक छत होनी चाहिए, पक्का मकान, जिसमें शौचालय होना चाहिए, जिसमें किचन होने चाहिए, गैस सिलेंडर होना चाहिए. और उन्होंने डिमांड असेसमेंट स्टेट से मंगवाई. तो हमारा जो अर्बन सेक्टर है, डिमांड असेसमेंट, मेरे मंत्री बनने से पहले डिमांड असेसमेंट आई 1 करोड़ की. आदित्य जी, बहुत मैं गर्व के साथ आपको ये जानकारी देता हूं, आज 1 करोड़ 22 लाख ऑलरेडी सैंक्शन हो गए हैं मकान. महामारी के दौरान आयुष्मान भारत शुरू नहीं हुई योजना, उससे पहले हो गई थी. हर एक परिवार को 1 साल 5 लाख रुपए की सुविधा है दवाइयों के लिए, इलाज करवाने के लिए, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन केयर के लिए. महामारी के दौरान सम ऑफ आवर सिटीजन्स वर मोर वल्नरेबल, जैसे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं. तो मोदी जी ने एक नई योजना शुरू की स्ट्रीट वेंडर्स के लिए. मैं आपको फ्रैंकली आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जब ये योजना के बारे चर्चा हो रही थी, इट्स अ स्कीम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. आपको याद होगा बांग्लादेश के एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला फॉर अ स्कीम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. मुझे चिंता क्या थी कि अगर आप किसी बैंक को कहेंगे कि किसी रेडी वाले को, या जो अपना व्यापार ऑन अ डेली बेसिस करता है, हु टेक्स इन अ लोन एट वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, कि उनको 10,000 रुपए आप लोन कर दीजिए, तो क्या बैंक को यह मोटिवेशन होगी? और ये कैसे इंप्लीमेंट होगी स्कीम? उसमें एनपीएस नहीं बढ़ेंगे. अगेन आइडेंटिफाई किया कि इस सेगमेंट में करीब 50 लाख लोग आते हैं. और अगेन मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन, 43 lakhs हैव बीन प्रोवाइडेड लोन्स. और उसमें यह कंडीशन दी गई कि अगर समय से आप पैसा लौटाते हैं वो 10,000 रुपया, तो आप अगला जो लोन है 20 या 30,000 का वो ले सकते हैं, उसको लौटाते हैं, फिर 50 का ले सकते हैं. सो एक स्कीम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट to onboard those people through the use of technology. वो जो बाकी केंद्रीय योजनाएं उनके लाभार्थी बन सके और बने. तो आप ऐसी कई योजनाएं हैं. तो मोदी जी की जो फिलॉसफी है, आप लोग ये राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है, फ्रॉम सर्वोदय टू अंत्योदय, विच इज द फिलॉसफी ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. और मैं फॉरेन सर्विस में करीब 40 साल, 39 years to be precise रहा. I've been posted all over. I have never come across a more focused system of inclusive governance than this. Inclusive both in political sense and economic sense. That is my submission. Absolutely. I'll come to something that has created controversy, in the recent days. और ये मैं बात कर रहा हूँ एक अग्निवीर स्कीम की. और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रदर्शन तो हम देख ही रहे हैं, जो नौजवान हैं सड़कों पर आए हैं बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में. लेकिन राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया, और राहुल गांधी जय जवान और जय किसान का स्लोगन है, और जो प्रधानमंत्री भी बार बार दोहराते रहे, इसके खिलाफ सरकार जा रही है. और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फार्म लॉज वापस लिए गए, उसी तरीके से अग्निवीर भी जो है वापस ले लिया जाएगा एक दिन. तो क्या आपको लगता है कि एक मन में धारणा बन गई है हिंदुस्तान में, भारत में, कि जो इंडियन आर्मी की जॉब होती है या रिक्रूटमेंट होती है, इट्स अ मास रिक्रूटमेंट एजेंसी, या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन होने का अभी भी कोई मापदंड हो सकता है? देखिए, जब मैं आपके यहाँ आ रहा था तो मैं किसी से
I was on the phone and I said, "Ki presume this session is on the work of my two ministries, housing and petroleum and natural gas." So he said, उन्होंने मुझसे पूछा कि what is your view? मैंने कहा जो भी होगा ऐसे सवाल तो आएंगे. So I'm very happy that you've asked that question. So let me start by saying, because this is a question I want to answer up front. देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा, उन्होंने नहीं कहा, मैंने देखा नहीं, उनकी ट्वीट देखी नहीं है. और कितना सीरियसली आप राहुल गांधी जी को लेते हैं, there can be a difference of opinion amongst some of us sitting here. As a former diplomat and now a cabinet minister, being in the Council of Ministers for 5 years, मैं normally बाकी politicians पे comment directly नहीं करता हूँ, पर उनके content पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ. तो 3 submissions मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. पहली बात, democracy की विशेषता ये है that it places a premium on the right to dissent. That is what makes democracy the best form of government. We pay a price because, you know, you do not use an executive fiat or unilaterally imposed systems. But in any part of the world, and my last 5 years were in the United States, I was in New York. दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे if you disagree, you are allowed to burn state property. So this is the first submission I make to you. Second, जब मैं retirement के बाद एक international think tank में I was anchored, and there was a independent commission on multilateralism to look at the effectiveness of the UN on its 70th to 75th anniversary. And I was a Secretary General on that. We did 16 thematic studies. One of them was on the power of social media to mobilize. मैं उस पेपर को कभी-कभी मैं दोबारा पढ़ता हूं. आपको कहीं आग लगानी हो, you start with one false narrative, और उसके बाद अगर उसमें आपके पास टूल किट हो या कुछ हो, आप बढ़िया से बढ़िया स्कीम को आप विशिएट कर सकते हैं थ्रू फॉल्स नैरेटिव्स. I could go into the farm laws because those have been mentioned as part of Jai Kisan, what the gentleman said. As I'm not referring to him, I'm referring to him. What was the objective of the farm laws? The objective clearly was that more money should be put in the pockets of those who toil hard and are our अन्नदाताs. और भ्रम क्या फैलाया गया, झूठ क्या फैलाया गया कि फार्म लॉज, ये 3 कानून के आने से एमएसपी बंद हो जाएगी, प्रोक्योरमेंट बंद हो जाएगी. तो मुझे आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, सितंबर या अक्टूबर का महीना था, अभी प्रोक्योरमेंट सीजन में कुछ समय था. Government decided to advance the procurement. Just look at the record. The MSP procurement was higher than previous years. It was higher than what was targeted, and all records were broken. So all those who said कि MSP would be withdrawn or procurement or the mandis will be abolished, ये किसने कहा था? Mandis भी वही है, procurement भी हो रही है, and procurement is taking place at a record level. अभी कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं, खास करके पंजाब से, वो कहते हैं कि we have made a big mistake. Government is being correct. ये रिफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या सुधार लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है? Either it should come from within us and we should demand that kind of change or reform, or somebody has to do the forward thinking and get it done. Anyway, my idea is not to belabor the point on the farm laws, but the Prime Minister decided at that stage that this was an agitation which was being taken over by all kinds of people who had nothing to do with farm laws.
whether it's a gentleman in Western UP or elsewhere, ये फार्म लॉस की बात ही नहीं रही, कहीं और जा रही थी. अभी आप इस पे आइए. मैं तो रक्षा मंत्रालय में मैंने 3 साल बिताए हैं. मैं जॉइंट सेक्रेटरी था. I know a little bit about recruitment. I also know a little bit about what is required about the armed forces. 2 साल रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई. क्यों? क्योंकि महामारी के दौरान. ऑलराइट. अब एक स्कीम लाई गई है जिसमें आप अपने यंगस्टर्स को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती करेंगे. इनिशियल फिगर्स आई थिंक 46,000, 40,000 फॉर द आर्मी, 3,000 फॉर द एयरफोर्स एंड द नेवी. और उनको 4 साल you will keep them in it. Similar schemes are there everywhere in the world. In one country there's compulsory, it's conscription. Other places voluntary scheme. 4 साल 5 साल. भाई साहब ऐसी schemes पहले भी आई थी. मेरे जो विदेश मंत्रालय में colleague है, many of our colleagues came through what is the emergency commission. We came for a limited duration. Many of them rose to be grade 1 ambassadors. Those recruitment possibilities at officer level are open. So what are you planning to do with these 4-year inductees? You give them skill sets, you provide them training, skills, they become disciplined members of society, and then as per current thinking, उनमें से 25% रेगुलर जो लॉन्ग टर्म सर्व करना चाहे वो कर लें. और माननीय गृह मंत्री जी ने यह भी कहा है उनके बाकी जो हैं they will be given an opportunity to join the central paramilitary forces or others. मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं, हम अभी इसमें अपने आप तैयारी कर रहे थे क्योंकि मेरे जो मंत्रालय इसमें दो मंत्रालयों में PSUs हैं. मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, many of my PSUs are already working on कि हम ये जो ट्रेन्ड मैन पावर आएगा बाहर से, ठीक है, 25% चले गए उसमें इन द रेगुलर फोर्स, certain percentage will go into the central paramilitary forces. Rest of us can use those skill sets in the PSU, especially those ones which are large, and utilize them. So here is a brilliant scheme in the making. बट आप अपना आपकी वो क्या कि उसको कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वहां हियरिंग सही नहीं चल रही तो आपने दिल्ली के सड़कों पे दंगा करवा दिया, बाकी जगह करवा दिया, बाकी आपका वो नहीं हो रहा. सो ये आप राजनीतिक रोटियां किस पे सेक रहे हैं? हमारे जो यूथ के उनके फ्यूचर पे. अच्छा मेरे को ये बताइए, आई एम नॉट इन द डिसीजन मेकिंग पार्ट, बट वुड यू इफ यू वर टू रन एन आउटफिट लाइक टू रिक्रूट समबडी who easily falls prey to encouragement to indulge in arson and looting and burning of government property? Now, you asked a very interesting question and I want to come back to it. Do you view the army, what do you want in the army? You want a situation where the army is a place where with great pride, people from my state, Punjab, Himachal, these are the people who send people to the army. This, with great pride, they will serve, acquire skills. Many of them may not want to be around for 20 years. जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी नेवी था रक्षा मंत्रालय में, तो मुझे याद है सबसे बड़ा हेडेक वाज पीपल वांटिंग टू हैव वॉलंटरी रिटायरमेंट. हम जल्दी जाना चाहते हैं बिकॉज सिवी स्ट्रीट और लाइफ आउटसाइड में ऑफर यू बेटर प्रोस्पेक्ट. सो आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट स्कीम. विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, ये हमारे पॉलिटिशियंस ने और कुछ लोगों ने जिनको आपने रेफरेंस किया, इन लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की है. पर मुझे पूरा विश्वास है कि एज वी गो अलोंग पीपल विल अंडरस्टैंड. और अगर हमारे में इसको समझाने में थोड़ी अगर कमी रहेगी, देन वी विल रीच आउट टू पीपल एंड गिव द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दिस इज फॉर द गुड ऑफ द यूथ. हरदीप जी, आप संयुक्त राष्ट्र में रहे, संयुक्त राष्ट्र में आप रहे और उस वक्त भी आपने देखा, उस वक्त अलग सरकार थी, अभी अलग सरकार है, लेकिन जो इंक्लूसिव इंडिया की हम बात करते हैं, आपने क्या बदलाव देखा? बाहर से जब आप न्यूयॉर्क में थे, वहां पर उस वक्त प्रतिक्रिया क्या थी इंक्लूसिव इंडिया को लेकर, और आज मोदी जी के शासन में आप क्या बदलाव देखते हैं? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं, एक नैरेटिव
बाहर से डेवलप हो रहा है कि यहां पर भेदभाव हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक जो आप पिछले 2 महीने से कंट्रोवर्सी यहां पर देख रहे हैं मंत्री जी, वो है ज्ञानवापी के ऊपर, वो है ताजमहल के ऊपर, वो है कुतुब मीनार के ऊपर। तो क्या आपको लग रहा है ये कंट्रोवर्सीज बाहर से आ रही हैं, या आपको लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सीज हैं, दिस गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया? My friend, there's never any easy answer to the kind of question you're posing. And if I were to pose this question to you, आप भी यही जवाब देते, it's a bit of both. देखिए, आप हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इतिहास देखिए, 75 साल एक गवर्निंग इलीट थी which did not believe in inclusive politics. वो जो मर्जी कहते रहे, गरीबी हटाओ एक स्लोगन था, उस स्लोगन को वो कभी फुलफिल इसलिए नहीं करना चाहते थे दैट इट वाज अ पावरफुल पोटेंट इन इलेक्शंस। मैं जब पंजाब में राजनीतिक थोड़ा काम मुझे दिया गया और मैं गया, आई फाउंड द विलेजेस रीजनेबली वेल टू डू देयर, एंड आई कंपेयर दैट टू सम ऑफ द पॉकेट बरोज जो कुछ हमारे सीनियर लीडर्स ने, उनकी फैमिलीज ने किया। वहां पे आप डेवलपमेंट कंपेयर करिए, there's a world of difference. Why? Because they never wanted development to take place. But there's a more fundamental reason. आदित्य जी, जिन्होंने उनको पेट्रनेज दी, वो तो राजनीतिक सिस्टम में उनकी रेलेवेंस कम हो गई, पर ये जो लोग हैं, I don't know whether they draw their inspiration from some figure outside. People have mentioned George Soros and all that. I know Mr. Soros. I don't know whether that's true and whether there is something like that going on. But what I can tell you is, if you genuinely believe in the development of your brothers and sisters, and you have an ability to influence, then you should be supporting inclusive things. महामारी के दौरान मोदी जी की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को दिन का 3 समय का खाना पहुंचवाया. Tell me any other government in the world which has fed 800 million people and continues to do that. Number one. 2004 और 14 के बीच में जो हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, आप कह रहे बाहर से ये आई है या अंदर से आई है, मुझे याद है वो जो एक पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, पिछली सरकार ने उसको बंद कर दिया. जब महामारी के वी वर एट द हाइट, तो भाई साहब वो युवा नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, मोदी जी हमारी बच्चों की वैक्सीन कहां है? तो मेरे जैसे पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने कहा, भाई साहब वो राजस्थान में तो उन्होंने कूड़े के उसमें डाल दी और पंजाब में आपकी जो सरकार है उसमें मुनाफाखोरी कर रही है. बट the facts speak for themselves. What are the facts? We have been able to produce, as of yesterday, I was in some program, about 1.93 billion vaccine doses and distributed free, almost. So the Congress party, I'm sorry I'm taking the name because you are doing, where have these dangas taken place on Agnipath? In some of the states run by the opposition, and some not also so. But have these dangas taken place in states which make the maximum contribution to the armed forces? It's a very interesting analysis which we should undertake. Take the top 4 states which contribute to the armed forces. वहां तो नहीं हुआ वहां पे. अच्छा, उन्होंने कहा कि हम तैयारी कर रहे थे, वो भी आप सरकार ने वो जो रिक्रूटमेंट एज 21 से 23 कर दी. अगर उन्होंने कहा बाकी, हमने कहा रिजर्वेशंस भी कर दिया. मेरी आपको सबमिशन ये है कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसेंट, आज स्थिति ये है कि उस राजनीतिक दल को 2014 और 2019 के जो चुनाव थे, उन दोनों में मिला के उनके लोकसभा में 100 सीट नहीं बनती. और आगे जाते मैं समझता हूं उसको उनकी स्थिति में सुधार आने की भी संभावना मुझे नहीं लगती. अभी भी आप देखिए जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, वेयर पता नहीं उस टिकट्स किस बेस पे बांटे और क्या है, बट पॉलिटिकल मोमेंटम गोज इन द डायरेक्शन
where people feel secure and they think that there is delivery of goods and services. So these are diversions, politically motivated and manipulated and engineered. But at the end of the day, as we say, the mass is wiser and more constant. People will see through this and we will be able to measure it. And it's a form of opposition because you don't have the strength of arguments. हरदीप जी, थोड़ा सा मुद्दे से हटकर मैं बात पूछना चाहूँगा. आई होप यू वुड आंसर. आज सुबह आपने टीवी पे देखा होगा कि काबुल में एक टेररिस्ट अटैक हुआ और एक गुरुद्वारे के ऊपर हुआ. कती परवाना गुरुद्वारा का नाम है और वहाँ पर अभी मुझे खबर आ रही है, मेरे प्रोड्यूसर्स ने मुझे बताया कि एक सिख की वहाँ मृत्यु हो गई है और जो अहमद वहाँ के सुरक्षा कर्मी थे उनकी भी मृत्यु हो गई है. और अभी तालिबान के बीच में और ISKP के बीच में मुठभेड़ जारी है और कह रहे हैं कि 10 से 25 सिख और हिंदू अभी भी गुरुद्वारे के अंदर हैं. आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आदित्य जी, मैं क्या कहूँ, these are deeply disturbing reports. और मैं सुबह से देख रहा हूँ, based on a statement which has been put out by the विदेश मंत्रालय, और मुझे जो पब्लिक डोमेन में जो जानकारी जहां मिल रही है, एक 11th डिस्ट्रिक्ट में गुरुद्वारा है काबुल में. उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड है, अहमद शायद उनका नाम. He has lost his life and this was an attack by what is being claimed is ISI sponsored or ISI personnel and the security forces, which would be Taliban in this case. There's crossfire. उस गुरुद्वारा साहिब में 40 के करीब, 35 से 40 के करीब हमारे devotees बहन भाई थे. 15 or so, I think, managed to escape, according to what is there. But it is feared that some of them are still trapped there. So it's deeply disturbing. The people who have carried out this attack need to do some introspection. What do you gain by launching an attack on innocent people in a place of worship? I mean, whether you are religious or not, I think the consequences of this for the perpetrators of this heinous action can never be good. So I'm deeply disturbed. Insofar as we are concerned, I don't know, I had the privilege of some months ago, maybe a few months ago, of carrying the Holy Granth, which came back from there. And I felt greatly privileged. I'm not particularly religious, but I'm proud to be a Sikh. I'm a devotee, I'm a disciple. India's arms have always been open to any of our, citizen is a very difficult term to use, but people of our origin. That explains many of the legislative initiatives we took. उस समय कहा जा रहा था कि ये क्यों इनैक्ट किया है, अभी वही लोग कहते हैं कि शुक्र में आपने किया. So as we are pained and we watch this, we pray for their well-being and survival. And I'm sure the Ministry of External Affairs and all the other authorities will see what follow-up action has been taken. I was told long back that, many of them came back. कुछ लोग और देशों में भी गए. बाकी they didn't want to leave at that stage. So I don't know. Well, हरदीप पुरी जी, आप हमारे कॉन्क्लेव में आए, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको और शुभकामनाएं देते हैं. धन्यवाद. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Hardip ji. Thank you, Aditya. As we end up with one of the special session now, we are more